अरे, अब अपने आप गेट कैसे खुल गया? लगता है जाम हो गया होगा। चलो ऊपर चलते हैं। वो तीनों ऊपर गए तो फर्स्ट फ्लोर का गेट खुला था। उन्होंने टीना को आवाज़ लगाई, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। टीना का सारा सामान तो यहीं पड़ा है, इसका मतलब टीना भी यहीं होगी। लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही? तभी उन सबको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे लगातार कोई दीवार में आवाज़ कर रहा हो, ठक ठक ठक। ये कैसी आवाज़ है और ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। मुझे लग रहा है कि टीना किसी प्रॉब्लम में है। चलो जल्दी से उसे ढूंढो। उन सब ने टीना को सब कमरों में ढूंढ लिया, लेकिन वो किसी कमरे में भी नहीं थी। तभी आयुष ने ध्यान से आवाज़ को सुना। वॉशरूम, हमने वॉशरूम में चेक नहीं किया। वो तीनों दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ गए और जैसे ही उन्होंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। टीना बाथ टब में उनकी तरफ पीट करके बैठी हुई थी और लगातार अपने सर को बार बार दीवार में मार रही थी। बाथ टब उसके खून से पूरा लाल हो चुका था और उसके बाद भी वो लगातार अपने सर को दीवार पर मारे जा रही थी। ओ गॉड, टीना टीना। आयुष ने जैसे ही टीना को आवाज़ लगाई तो वो एकदम रुक गई, अपने सर को दीवार में मारना बंद कर दिया। आयुष ने उसे फिर से आवाज़ लगाई, टीना टीना, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? आयुष की आवाज़ पर जैसे ही टीना पीछे मुड़ी तो उसकी हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसका मुंह खून से भरा हुआ था, सर का मांस निकला हुआ था, फिर भी वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। टीना को इस तरह देखकर उन तीनों की आत्मा मानो उनके शरीर से निकल गई। आज से पहले उन्होंने ऐसा खौफनाक नज़ारा नहीं देखा था। टीना उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे उनकी सांसें तेज़ हो गई। टब से बाहर निकलते हुए टीना का पैर फिसला और वो टब में गिर के बेहोश हो गई। पकड़ो इसे और हॉस्पिटल ले चलो, इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर ये थोड़ी देर और यहाँ रही तो पता नहीं हम इसे बचा भी पाएंगे या नहीं। उसकी ये हालत देखकर तीनों बहुत घबराए हुए थे तो उन्होंने उसे उठाया और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। टीना की हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए और जल्दी से उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया। डॉक्टर बाहर आए, वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? ठीक तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसने अपनी ऐसी हालत कैसे कर ली। ऐसा केस पहली बार देखा है। और इसकी फैमिली कहाँ है? सर वो तो यहाँ नहीं रहते, हम सब तो यहाँ अपने मास्टर्स के लिए आए हैं और फैमिली से अलग रहते हैं। अच्छा, लेकिन जितना जल्दी हो सके इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और जल्दी यहाँ बुलवा लो, क्योंकि अगर इसने एक बार और ऐसा कर लिया तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। जी सर, हम आज ही इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देंगे। डॉक्टर वहाँ से चले गए। आयुष ने टीना के फ़ोन से उसके घर पर फ़ोन किया और सब बताया कि टीना की हालत बहुत ख़राब है। तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए और उसी दिन बेंगलोर आ गए। कुछ दिन के बाद टीना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। उसके माता पिता उसको लेकर वापस उसी घर में आ गए। वृंदा के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। घर में कुछ दिन बीत गए। माँ को उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। वो कभी भी मासूम और सहमी सहमी नहीं रहती थी, लेकिन जब से उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल से लेकर आए थे वो किसी से बात ही नहीं कर रही थी। बस शाम होते ही अपनी बालकनी में बैठ जाती और मोक्ष द्वार को देखती रहती। उसकी ऐसी हालत उसके माता पिता को भी अजीब लगी। मुझे मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं लगी, मुझे ये कोई आम बीमारी नहीं लगती, मुझे लगता है मेरी बच्ची पर कोई ऊपरी साया है। आपने देखा नहीं कैसे बस शाम होते ही सिर्फ मोक्ष द्वार की तरफ मुँह करके बस बैठी रहती है। निर्मला, डॉक्टर ने बताया था कि उसके सर पर चोट लगी है तो थोड़े दिन तो वो ऐसा व्यवहार करेगी, लेकिन तुम औरतों को हर बात में भूत प्रेत और झाड़ फूड़ ही नज़र आता है क्या? चलो चलकर सो जाओ। टीना के पिता ने उसकी माँ की बात को टाल दिया और उन्होंने टीना को उठाया और उसके बिस्तर पर लिटा दिया।
और ख़ुद अपने कमरे में सोने चले गए। उनकी आंख लगे बस कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसकी माँ के मन से कुछ बेचैनी सी हुई। उसे अनहोनी का अंदेशा हो रहा था और वो अपने बिस्तर पर उठ के बैठ गई। पता नहीं आज इतना अजीब क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगी, टीना के कमरे में सोऊंगी। लगता है उसकी चिंता की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। उसके पास जाकर लेटूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा। वो उठ के उसके कमरे की तरफ गई, तभी उसे ज़ोर से प्यास लगी और वो किचन में जैसे ही पानी पीने के लिए गई तभी उसने पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रिज खोला तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी टीना के कमरे में भागता हुआ गया है। वो जल्दी से फ्रिज बंद करके टीना के कमरे की तरफ भागती हुई गई, लेकिन टीना अपने कमरे में नहीं थी। टीना इतनी रात को ये कहाँ चली गई? निर्मला टीना को देखने के लिए कमरे से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे बालकनी से किसी के हंसने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर निर्मला डर कर रह गई, लेकिन उसे लगा कि जैसे टीना बालकनी में है तो वो बालकनी में पहुंच गई। टीना को देखकर तो माँ के होश उड़ गए। टीना बालकनी की रेलिंग पर चल रही थी और अपने चेहरे पर अपना हाथ रखकर अपनी हंसी को दबा रही थी। अपनी आँखों के सामने वो नज़ारा देखकर निर्मला की रूह कांप गई। टीना बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो बेटा, तुम नीचे आ जाओ, नीचे गिर जाओगी। मेरा हाथ पकड़ो और नीचे आ जाओ। टीना हंस के कहने लगी, आप चाहती हो कि मैं नीचे आ जाऊं इस रेलिंग से? नीचे आ जाऊं? हाँ बेटा, आओ मेरा हाथ पकड़ो और नीचे आ जाओ। टीना ने हाँ में सर हिलाया और जैसे ही उसकी माँ ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो टीना भयानक तरीके से हंसी और रेलिंग से नीचे कूद गए। निर्मला ज़ोर से चिल्लाई, टीना, और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके चीखने की आवाज़ से राकेश की भी आँख खुल गई। अरे क्या हुआ? तुम क्यों इतनी ज़ोर से चिल्लाई? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? टीना करके निर्मला हड़बड़ाती हुई उठी और सीधा टीना के कमरे की तरफ जाने लगी। उसकी हालत देखकर राकेश भी उसके पीछे पीछे टीना के कमरे में चला गया, लेकिन टीना कमरे में नहीं थी। टीना को कमरे में ना देखकर वो और ज़्यादा घबरा गई। टीना देखिए मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे टीना वॉशरूम में होगी, मैं देख कर आता हूँ। टीना के पापा जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने लगे तो बालकनी से किसी के हंसने की आवाज़ आई, जैसे कोई अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा हो। ये तो वही आवाज़ है। निर्मला बालकनी की तरफ भागी और देखा कि टीना पीट करके बालकनी में बैठी है और ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ खा रही हो। टीना के पापा ने आगे जाकर देखा तो फर्श पर पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली पड़ी थी और टीना उस बिल्ली को खा रही थी। टीना ने बिल्ली को अपने पापा की तरफ बढ़ाया और अपने चेहरे पर हाथ रख के अपनी हंसी को दबाने लगी। उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर उसके माता पिता ये समझ चुके थे कि उनकी बेटी किसी भयानक आत्मा के कब्ज़े में आ चुकी है। निर्मला ने देर ना करते हुए टीना के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगी और टीना वहीं बेहोश हो गई और वहीं पर गिर गई। टीना के माता पिता ने उसे उठाया और उसके कमरे में ले गए। टीना के पापा ने बालकनी का डोर लॉक कर दिया ताकि टीना दोबारा वहाँ न जा पाए। मैंने आपको पहले ही कहा था हमारी बच्ची पर किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। हमारी बच्ची पर बहुत बुरा साया मंडरा रहा है। अगर अभी भी हमने कुछ ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। टीना के पापा की आंखों में भी आंसू आ गए। टीना की माँ ने सारी रात टीना के कमरे में बैठकर दुर्गा चालीसा का जाप किया। टीना की माँ दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, शायद तभी टीना इतना कुछ होने के बाद अभी तक जिंदा थी। लेकिन टीना की माँ समझ चुकी थी कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसने सुबह उठते ही उसके दोस्तों को कॉल किया और जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ था
जिसकी वजह से टीना की ऐसी हालत हो गई। लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वृंदा के अलावा तो उस रात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और वृंदा डर के मारे किसी को कुछ बता नहीं रही थी कि कहीं वो आत्मा उसी पे ही हावी ना हो जाए। थोड़ी ही देर में टीना की माँ के फ़ोन पर आयुष का फ़ोन आया। हेलो आंटी, मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप नीचे आ सकती हैं? ठीक है बेटा। टीना की माँ नीचे गई तो आयुष बाइक पर था और इसने आंटी को पीछे बैठने का इशारा किया और वहाँ से मंदिर ले गया। बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि आंटी, मुझे लगता है कि सिर्फ यही जगह है जहाँ हम टीना के बारे में बात कर सकते हैं। क्या मतलब बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए आंटी, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है और ये सब न्यू ईयर की पार्टी की रात के बाद से हो रहा है। उस रात वृंदा छत पे कॉल पर बात करने के लिए गई थी। टीना उसको बुलाने के लिए उसके पीछे गई थी। तभी वृंदा भागती हुई नीचे आई और डरी सहमी सी कोने में बैठ गई और थोड़ी देर के बाद टीना भी नीचे आई। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और वृंदा पर चिल्लाने लगी, अगर तुम्हें पता था कि ऊपर वो है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी बात हमें समझ तो नहीं आई, लेकिन हमने उससे पूछा भी, पर उसने हमें बताया नहीं और बात आई गई हो गई और हम भी भूल गए। लेकिन जब आपका फ़ोन आया तभी मेरे दिमाग में वो बात आई। मैंने वृंदा से भी इस बारे में पूछा। वो पहले तो बहुत डर रही थी, लेकिन जब मैंने उसे टीना की हालत के बारे में बताया तो उसने उस रात के बारे में मुझे सब कुछ सच बता दिया। उस रात उन्होंने मोक्ष द्वार की भटकती आत्मा को देख लिया था। उस रात से पहले भी उस घर में ऐसे हादसे हुए थे, लेकिन हमने उसे मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन जब वृंदा ने मुझे सब कुछ सच बताया तो मेरी रूह कांप गई। अगर किसी भटकती आत्मा का रूबरू सामना किसी इंसान से हो जाए तो वो उसे नहीं छोड़ती। टीना छत पर चली गई, इसीलिए वृंदा बच गई, वरना जो आज हालत टीना की है वो वृंदा की होती। इसलिए मैं आपको लेकर यहाँ आया हूँ, क्योंकि जिस समस्या का समाधान कहीं नहीं मिलता वो यहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अचानक पीछे से किसी ने ऐसा कहा तो वो दोनों डर गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक तांत्रिक उनके पीछे खड़े थे, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में कमंडल लिए थे। बच्ची परेशान है तुम्हारी, किसी बुरी आत्मा ने कब्ज़ा कर लिया है उसके शरीर पर। हाँ बाबा, जब से हम यहाँ आए हैं हमें हमारी बच्ची के अंदर हमारी बच्ची नज़र ही नहीं आ रही। कल रात जो हमने देखा उसके बाद तो हमें इस बात पे यकीन हो गया है कि हमारी बच्ची पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तू चिंता न कर, मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे घर का मुआयना करूँगा। आज रात अंधेरा होते ही मैं आऊँगा, लेकिन इस बात का अंदेशा अपनी बेटी को मत होने देना और ना ही घर में इस बारे में बात करना, वरना वो आत्मा होशियार हो जाएगी। ठीक है बाबा, और तुम भी किसी के सामने इस बात का जिक्र मत करना। जी ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूँगा। आयुष ने निर्मला आंटी को बाइक पर बिठाया और उनको घर छोड़ दिया। निर्मला जैसे ही घर पर पहुंची तो टीना उनको घूर कर देखने लगी। कहाँ गई थी आप आयुष के साथ? अरे बेटा, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, यहाँ ऑटो ही नहीं मिल रहा था तो इसलिए आयुष को बुलाया। वो उसके अंकल डॉक्टर है ना, तो वो उनके पास ले गया था। ठीक है। टीना ने अपनी माँ को अजीब तरीके से देखा और गुस्से से वहाँ से चली गई। रात हुई तो टीना खिड़की से लगातार बाहर की तरफ ही देख रही थी। बैल्कनी के डोर को उसके पापा ने लॉक कर दिया था, इसलिए अब वो ऊपर नहीं जा सकती थी।
तभी अचानक गेट पर नॉक हुई तो टीना जल्दी से होशियार हो गई। वो उठकर रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी माँ ने डोर बाहर से लॉक कर दिया था। किसने लॉक किया गेट? खोलो, मैं कहती हूँ खोलो इसे। आ रही हूँ बेटा, मैं सफाई कर रही थी इसलिए बाहर से लॉक कर दिया कि कहीं अंदर धूल न चली जाए। खोलो इसे, कौन है बाहर? टीना अंदर से चिल्ला रही थी। तभी तांत्रिक बाबा ने उसके कमरे के बाहर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। टीना की माँ ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और इसने जल्दबाजी में बिना देखे कमरे के बाहर कदम रख दिया और वो घेरे के अंदर आकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसके कदम सुरक्षा घेरे में पड़े, वो पूरी तरह से चीखने लगी। धोखा किया तूने मेरे साथ, तुझे क्या लगता है तू ऐसा करके इसे मुझसे बचा लेगा? हट, इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। और हंसने लगी। उसकी बातें सुन के वहाँ पे खड़े उसकी माँ, पापा और आयुष के होश उड़ गए। ये मेरी बच्ची को क्या हो रहा है बाबा? और रोने लगी। चिंता मत कर, तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। दूर हो जाओ सब यहाँ से, कोई इसकी तरफ नहीं जाएगा। सब लोग पीछे की तरफ खड़े हो गए। तांत्रिक बाबा ने वहाँ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और टीना पर गंगा जल फेंकने लगे। टीना बुरी तरह तड़पने लगी। माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। माँ, ये मुझे अपने साथ ले जाएगी। माँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे पास आओ। और रोने लगी। उसकी माँ उसकी बातें सुनकर भावुक होने लगी और उसके पास जाने लगी। रुक जाओ, भूल कर भी इसके पास आने की गलती मत करना, वरना ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। क्या लगता है तुझे ये चालाकियाँ करके तू बचा लेगा इसे? मैं तेरे हाथ नहीं आऊँगी, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊँगी। उसकी ये सब बातें सुनकर सबकी रूह कांप गई। तांत्रिक बाबा लगातार मंत्र पढ़ते रहे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो टीना के चेहरे पर भयानक सी मुस्कान आ गई। नहीं, दरवाज़ा मत खोलना। इससे पहले कि वो ये कहते, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोल दिया और वो एक ज़ोरदार झटके से दूर जा गिरी। बाहर से इतनी तेज़ हवा का झोंका आया तो सुरक्षा कवच की भभूति उड़ गई और घेरा पूरी तरह मिट गया। तभी तांत्रिक बाबा ने जल्दी से टीना पर गंगा जल का छिड़काव किया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद उसे होश आया तो वो सबको पहचानने लगी। तांत्रिक बाबा को भी लगा कि अब वो ठीक है, अब तुम्हारी बच्ची पर कोई ख़तरा नहीं है। अब तुम्हारी बच्ची को उस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। ये कहकर तांत्रिक बाबा ने अपना झोला उठाया और वहाँ से चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर से कदम बाहर रखा, वैसे ही टीना के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान आ गई। लेकिन उसने इस बात की भनक किसी को नहीं होने दी। माँ, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और भूख भी लगी है। खाना खाने को मन हो रहा है, कुछ खा लूँ? टीना ने अपनी बातों से घर वालों का भरोसा जीत लिया। आयुष भी अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल गया, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी बाइक फिसलती फिसलती दूर जा गिरी, लेकिन वो बच गया। वो जैसे तैसे उठा और साहिल को कॉल किया। वो आकर उसे ले गया और टीना के कमरे से अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अपनी हड्डियाँ मरोड़ रहा हो। टीना की माँ के मन में अब ऐसी कोई बात नहीं थी, तो अब उसने नॉर्मल तरीके से टीना के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर देख लगी तो उनके होश उड़ गए। टीना के हाथों पैरों की हड्डियाँ मुड़ी हुई थी और गर्दन उल्टी हो गई थी। वो अपने नाखूनों से कमरे की दीवारों को नोच रही थी। तभी
नज़रें उठाकर वो अपनी माँ की तरफ देखकर भयानक तरीके से हंसने लगी। वो इतनी भयानक लग रही थी कि डर के मारे उसकी माँ का पूरा शरीर कांप गया। चुप, टिप 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 टिप। उसकी माँ ने डर के मारे दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन वो दरवाज़ा खोलकर अपने हाथों पाँव पर उल्टी चलती हुई बाहर आई। जो गलती तूने कल की थी, अगर वो गलती आज की तो अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाएगी। अभी तो तेरे पास अमावस तक का समय है, लेकिन अगर कोई गलती की तो इतना समय भी नहीं बचेगा। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। टीना की ये बातें सुनते ही उसकी माँ ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया, जो मंदिर में तांत्रिक बाबा ने उसे दी थी। निर्मला ने जैसे ही टीना पर गंगा जल छिड़की, वो वहीं बेहोश हो गई। और उसी वक्त घर के पिछले दरवाजे से तांत्रिक बाबा और आयुष अंदर आ गए। बाबा ने टीना को देखकर कहा, नहीं, इस बार मैं उसे जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर आत्मा टीना के शरीर से निकलकर घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तांत्रिक बाबा ने पहले ही घर के बाहर सुरक्षा घेरा डाल दिया था, जिससे वो बाहर ना निकल सके और बाबा उसे कैद कर सके। तांत्रिक बाबा ने एक हवन कुंड बनाया और घर के सब लोगों को पास बिठाकर एक सुरक्षा घेरा बना दिया, लेकिन टीना को उस घेरे से बाहर लिटा दिया। बाबा ने हवन कुंड में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और निर्मला के हाथ में कलावा बांध दिया और गंगा जल का कमंडल दे दिया और कहा कि इसे पूरे घर में छिड़क दो। ये कलावा तुम्हारी रक्षा करेगा, बस इस बात का तुम्हें ख़ास ध्यान रखना है, इसे टीना के आसपास मत छिड़कना और भूल कर भी टीना के करीब मत जाना। और आप दोनों इस घेरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पापा और आयुष ने हाँ में सर हिलाया और निर्मला ने घर में छिड़काव शुरू कर दिया। ऊंची आवाज़ में मंत्र करने से उस आत्मा को पीड़ा हो रही थी और वो जहाँ भी जा रही थी गंगा जल उसका पूरा शरीर जला रहा था। घर का सिर्फ एक कोना अशुद्ध था, जहाँ टीना को लिटाया गया था। बाबा ने मंत्र किया, वो घर में रुक नहीं पा रही थी और बाहर का रास्ता बाबा ने बंद कर दिया था। सिर्फ एक टीना का शरीर ही अशुद्ध था। उसने जैसे ही टीना के शरीर में प्रवेश किया, आयुष ने रस्सी को खींचा, जो कि एक आईने के ऊपर लगे पर्दे की रस्सी थी। जैसे ही पर्दा हटा और उस आत्मा की नज़र आईने पर पड़ी तो उसके अंदर चली गई और बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़े वो आईना टूट गया और चकनाचूर हो गया और टीना वहीं गिर गई। बाबा ने उस पर गंगा जल छिड़का। तभी निर्मला ने बाबा से सवाल किया, बाबा आपको कैसे पता कि कल टीना को उस आत्मा से मुक्ति नहीं मिली? अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो वो मेरी बेटी को ले जाती। तो बाबा ने बताया कि कल जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मोक्ष द्वार से एक काला साया निकला और घर के अंदर चला गया और कोई भी नई आत्मा इस तरह अचानक से घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो मैं समझ गया कि ये वही आत्मा है कि मैं इसका अंत ना कर दूं, इसलिए उसने मुझे भ्रम में डाल दिया। मैं इस बारे में घर के किसी फर्द से बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आयुष के साथ मिलकर ये सब किया और आयुष ने इसमें साहिल की मदद ली। जब टीना सो रही थी, साहिल ने आकर ये आईना लगा दिया। ये सुनकर निर्मला कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊँगी। बाबा जी कहने लगे, मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मोक्ष द्वार से दूर चली जाओ। यहाँ मोक्ष द्वार में जन्मों जन्म से आत्माएं भटक रही हैं और वो हमेशा एक इंसानी शरीर की तलाश में होती हैं। तुम्हारी बेटी के शरीर में एक बार आत्मा प्रवेश कर चुकी है, तो उसके लिए द्वार खुल चुका है। मेरी मानो,
तो सुबह होते ही यहाँ से चले जाओ। उस रात तो घर वालों की सलामती के लिए तांत्रिक बाबा वहाँ रुक गए। सुबह होते ही सब लोग वहाँ से चले गए। टीना ने दूसरा फ्लैट ले लिया। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती उसके माता पिता भी वहाँ से नहीं जाते। लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद टीना कभी वापस बेंगलोर नहीं आई। टीना उस मोक्ष द्वार के बारे में जब भी सोचती तो उसकी आत्मा सिहर जाती थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर